हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं के इकोनॉमिक्स बुक को। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, क्या कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स बुक आप लोगों का दो भाग में बटा है। पहला व्यष्टि और दूसरा समष्टि, माइक्रो एंड माइक्रो, ये दो भाग में बटा हुआ है। आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमारा ये दोनों भाग है अर्थशास्त्र का, वह दोनों भाग को आप लोगों को हम 30 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे और अच्छी प्रकार से आप लोगों को इसका नोट्स भी आप लोगों को हम दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप को। तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर लें। और रोज़ यानी कि जिस दिन जिस का लेक्चर होगा उस वीडियो का आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। और इनके साथ हमारा जो इस लेक्चर होगा, लेक्चर में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, किस चैप्टर से कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उनके बाद अंतिम में आपका टेस्ट होगा, यानी कि पूरी लेक्चर होने के बाद कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो अंतिम में शामिल रहेगा। तो ये 30 जो वीडियो होगा, 30 वीडियो में ही आपका व्यष्टि और समष्टि कक्षा 12वीं का जो अर्थशास्त्र है वो आपका खत्म हो जाएगा पूरी अच्छी डिटेल के साथ। ये 30 वीडियो होने के बाद आपको हम 5 या 6 वीडियो और देंगे, जिसमें कि हाईलाइटेड प्रश्न देंगे जो एग्जाम इस बार आने की संभावना है, और प्रीवियस ईयर का प्रश्न उत्तर भी रहेगा, वह 5 वीडियो अलग से होगा। लेकिन व्यष्टि और समष्टि कक्षा 12 की जो इकोनॉमिक्स है आपका हम मात्र 30 लेक्चर में ही, यानी कि 30 वीडियो में ही इसको खत्म कर देंगे। तो आज हमारा फर्स्ट आता है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि या जिसे सूक्ष्म भी कह सकते हैं आप लोग, और अर्थशास्त्र एक परिचय, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज सिंपल सा और छोटा वीडियो है, तो आज हम लोग जान लेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र में जो सिंपल सा वर्ड हर जगह यूज किया जाता है उसका डिफिनेशन जान लेंगे, जो आगे जब यूज करें तो उसका डिफिनेशन वहाँ जरूरी नहीं हो बताने, आप लोग तुरंत ही समझ जाए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, तो 15 लेक्चर में हमारा व्यष्टि खत्म हो जाएगा और 15 लेक्चर में आपका समष्टि हम खत्म कर देंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो व्यष्टि समष्टि किस प्रकार से बटता है और इस चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न आता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को नोट्स के लिए हम फिर से बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो वीडियो पर कमेंट कर दे, आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे, दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ये फर्स्ट चैप्टर है और आपको ये आपका बुक में ये भी फर्स्ट चैप्टर है। तो आपको हम ये बात भी बता दें, आपका जो है SBPD बुक प्लस NCERT दोनों मिलाकर यहाँ आपका ये नोट्स तैयार किया गया है और दोनों से मेन के पॉइंट को लिया गया है, उसी से संबंधित है। इसलिए आप लोग इसे एक बुक में खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक बुक में नहीं मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको अगर शुरू से अंत तक एक ही व्यक्ति का वीडियो देखते हैं तभी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, क्योंकि सबका पढ़ाने का जो तरीका होता है वह अलग होता है। तो आप लोग ये जान लीजिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वह आप लोगों को सिर्फ एग्जाम में महत्वपूर्ण और वो एग्जाम में जरूर से जरूर प्रश्न ही आएगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि आप लोग आराम से उस एग्जाम में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र पर बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र होता क्या है तो उसको जानना सबसे पहले जरूरी है, तो इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो इसका डिफिनेशन होता है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन होने लगा होगा, वस्तु क्या होता है, सेवा क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, वितरण क्या होता है, विनिमय क्या होता है, उपभोग क्या होता है। तो इस सभी का हम आपको डिफिनेशन तुरंत बताएंगे। तो ये सभी जो 4-5-6 वर्ड है ये आपको पूरी इकोनॉमिक्स में प्रयोग होगा, इसलिए ये 5 वर्ड को अच्छी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसका डिफिनेशन दे देंगे, आप इसे नोट्स में लिखकर याद कर लेंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत अभी हम लोग क्या देखें। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवा का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन होता है। तो अर्थशास्त्र में आप लोग क्या समझे, अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, वस्तु और सेवा का क्या उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का जिसमें अध्ययन किया जाएगा वही हमारा अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र जो शब्द है वह आपका
इसका मीनिंग होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, और संधि की और शास्त्र की संधि से यह बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र धन का अध्ययन। क्या होता है? धन का अध्ययन। आई होप आपको अर्थशास्त्र का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक बात आता है, 3-4 बात है, वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। ये पांचों पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, तब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो वस्तु एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है। वस्तु क्या है? एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसमें मुद्रा अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अलमीरा, बल्ला, खाने का सामान, चाउमीन, मोमो इत्यादि। यानी कि कोई भी निर्जीव पदार्थ या उत्पाद जिसे मुद्रा अथवा सेवा के बदले प्राप्त किया जाएगा, यानी कि मुद्रा यानी कि रुपया पैसा तथा सेवा के बदले जो प्राप्त किया जाएगा, जैसे अलमारी, बल्ला, खाने का सामान इत्यादि प्रकार को आप लोग मुद्रा या अथवा सेवा के बदले प्राप्त कर सकते हैं, यानी रुपया पैसा से खरीद सकते हैं। वह निर्जीव पदार्थ, वही उत्पाद आपका वस्तु हो जाएगा। वस्तु का क्या डिफिनेशन है? एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद जिसमें मुद्रा अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त किया जा सकता है, जैसे अलमीरा, बल्ला, कॉपी, कलम, जो भी ले सकते हैं, वह सभी प्रकार आपका यानी कि खाने की सामान, फल, सब्जी उब्जी, आप लोग का सब चीज आ जाएगा वस्तु के अंतर्गत। और दूसरी बात आती है आपका सेवा। इसमें दूसरी बात क्या थी? सेवा। तो सेवा एक गतिविधि लाभ है जो एक पार्टी को दूसरे पार्टी दे सकती है। सेवा क्या है? एक गतिविधि लाभ है जो एक पार्टी के दूसरे पार्टी को दे सकती है। तीसरा बात है वितरण। वितरण किसे कहेंगे? तो वितरण बांटने की क्रिया या भाव को वितरण कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार की वस्तु को हम जो बांटते हैं, वही क्रिया जो है वह हमारा वितरण हो जाएगा। वितरण क्या हो जाएगा? बांटने की क्रिया, कोई भी चीज़ उसे बांटते हैं तो वही प्रक्रिया हमारा वितरण हो जाएगा। उनके बाद था उसमें विनिमय। तो विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। आप लोग बार्टर प्रणाली के बारे में सुने होंगे, जिसमें पहले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। उसी के आदान प्रदान करने की जो विधि थी उसी को विनिमय कहा जाता था। विनिमय क्या होता है? तो यहाँ डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि विनिमय का अर्थ होता है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, जैसे कलम से कॉपी का आदान प्रदान करना, गेहूं से चावल का आदान प्रदान करना, यही आपका विनिमय हो जाएगा। और उनके बाद सबसे अंतिम था उसमें उपभोग। क्या था? उपभोग। तो उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। देखिए, उपभोग क्या है? एक क्रिया जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। देखिए, आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि उपभोग क्या है। तो उपभोग एक क्रिया है। तो जैसे आपको अगर बिस्किट खाने की जो आवश्यकता है, तो आप उसे प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा को खरीदेंगे तो उसका आप मूल्य चुकाएंगे, वही हो जाएगा आपका उपभोग। तो यहाँ डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं, एक क्रिया जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवा, तो अपने आप प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए बिस्किट को खरीदें, वस्तुओं और सेवा का उपयोग किया, और इसकी उपयोगिता यानी कि इसकी उपयोगिता मूल्य को, यानी कि बिस्किट को खरीदने की उपयोगिता मूल्य जो थी वह किसके द्वारा चुकाया जाता है? तो उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाएगा। वह बिस्किट आपकी संतुष्टि को प्रदान करेगा। तो उपभोग क्या है? क्या एक क्रिया जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है और इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, इसी को उपभोग कहा जाता है। आई होप आपको ये जो डिफिनेशन था हमारा अर्थशास्त्र का, क्या अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा अर्थशास्त्र होता है। तो ये परिभाषा में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और वस्तु सेवा क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, वितरण, विनिमय, ये सारी जो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या देखना है? आगे अब देखना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्री भिन्न दिया है। देखिए, यहाँ से आपका कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जरूर से जरूर पूछा जाएगा, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है? क्या अर्थशास्त्र की परिभाषा जो दिया है विभिन्न अर्थशास्त्री भिन्न दिया है। तो आपको हम पहले बता देते हैं कि आपको हम पूरा इसका परिभाषा, सबका परिभाषा नहीं बताएंगे, सबका लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये पूछा ही नहीं जाता है। अदर जाइए कहीं पर तो आपको इसका सभी कल्याणवादी विचारधारा परिभाषा कैसा होता है उसको लिखाएगा, इसको लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा हम उसी को बताएंगे। क्या अर्थशास्त्र के विभिन्न अर्थशास्त्री जो परिभाषा दिया है, तो परिभाषा देने का जो
इसका रीजन है वह धन संबंधी कोई दिया, कल्याणवादी विचारधारा दिया, उसके बाद कोई दुर्लभता संबंधी दिया, कोई विकास केंद्रित विचारधारा दिया। तो यहाँ 4 प्रकार का विचारधारा के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा दे रहा है। तो कौन कौन से अर्थशास्त्री किसका विचारधारा का समर्थन कर रहा है, तो उसके बारे में यहाँ सिर्फ आपको नाम पूछा जाएगा। जैसे कि कल्याणवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 सही दे देगा, 3 गलत दे देगा। उनमें से आपको टिक आउट करना होगा, ना कि आपको यह पूछा जाएगा कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा को आप लोग लिखें, यह कभी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपके लिए हम लाए हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्री जो भिन्न भिन्न दिया है वह कौन कौन से अर्थशास्त्री किस विचारधारा के अंतर्गत दिया गया है, सिर्फ आप उसी को अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। तो सबसे पहला आता है धन संबंधी परिभाषा। सबसे पहला आता है धन संबंधी परिभाषा। तो इसका देता है आपका एडम स्मिथ और वाकर और सीनियर। कौन देता है? एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर। ये 3 व्यक्ति आपको धन संबंधी परिभाषा देता है अर्थशास्त्र का। एकदम पूरा अच्छी प्रकार से कंप्लीट रखेंगे कि धन संबंधी परिभाषा कौन कौन देता है, तो एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर आदि। उसके बाद कल्याणवादी विचारधारा के अंतर्गत आपका देता है मार्शल, पिगू, केनन। 3 अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, केनन कल्याणवादी विचारधारा देता है। फिर दुर्लभता संबंधी विचारधारा कौन देता है? रॉबिन्स, विकस्ट्रीट आदि। ठीक है, रॉबिन्स, विकस्ट्रीट आदि दुर्लभता संबंधी विचारधारा देता है। और चौथा देता है विकास केंद्रित विचारधारा। विकास केंद्रित विचारधारा आपका देता है सैम्युअल्सन। एक ही नाम है इसमें, सैम्युअल्सन। आई होप ये चारों परिभाषा आपको ध्यान में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। क्या धन संबंधी परिभाषा आपका देता है एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर। एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर, यह आपका धन संबंधी परिभाषा देता है। कल्याणवादी विचारधारा के संबंधी परिभाषा कौन देता है? तो मार्शल, पिगू, केनन। उनके बाद दुर्लभता संबंधी विचारधारा का परिभाषा कौन देता है? रॉबिन्स, विकस्ट्रीट। और विकास केंद्रित विचारधारा संबंधित परिभाषा कौन देता है? तो सैम्युअल्सन। ये चारों को आप लोग जरूर पूरी अच्छी तरीके से याद रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव गारंटी यहां से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्र का भाग। अब आ जाता है आपका अर्थशास्त्र का भाग। सबसे पहले आप लोग अर्थशास्त्र क्या होता है उसे जाने, अर्थशास्त्र की परिभाषा कौन कौन से अर्थशास्त्री कैसे कैसे देते हैं उसे जाने। अब आ जाता है अर्थशास्त्र का 2 भाग। तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों का अर्थशास्त्र 2 भाग में बटा है, व्यष्टि और समष्टि। तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो बात आता है आर्थिक क्रिया के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। देखिए यहाँ एक वर्ड आता है आर्थिक क्रिया। ये बहुत ही मेन टॉपिक है कि आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया से आपको प्रश्न बताएंगे और आर्थिक क्रिया से 2 नंबरिया प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें जानिए कि अर्थशास्त्र के भाग के अंतर्गत क्या होता है कि आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर, किस क्रिया के उद्देश्य पर आधार पर? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया आप जानते ही नहीं है किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया भी तुरंत हम लोग जान लेंगे। तो आर्थिक क्रिया के उद्देश्य के आधार पर 1933 में कितना इसमें बांटता है? आर्थिक क्रिया के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले रेगनर फ्रिस एक अर्थशास्त्री है, वही अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? अर्थशास्त्र को तो 2 भागों में बांटता है। किस उद्देश्य पर? तो आर्थिक क्रिया के उद्देश्य पर। कब बांटता है? 1933 में। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे कि आर्थिक क्रिया आधार पर 2 भाग में जो बांटा है, व्यष्टि और समष्टि। सिंपल सा जानते हैं, इसका डिफिनेशन भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं हमारा भी है, आपको वहां समझा देंगे। तो सबसे पहले आप जानिए आर्थिक क्रिया किसे कहता है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या है। सबसे पहले आर्थिक क्रिया आएगा, उनके बाद इसका 2 भाग को हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया कहते हैं, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सबसे पहली बात क्या समझे, क्या उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है, वही हमारा आर्थिक क्रिया होता है। तो आर्थिक क्रिया से आप लोग क्या समझे, क्या मानव की जो आवश्यकता होती है, जैसे कि मानव की बिस्किट खाने की आवश्यकता है, या मानव की घर बनाने की इच्छा है, या किसी भी प्रकार की इच्छा है, वह उसे संतुष्ट करने की सीमित साधन का उपयोग जो करेगा वही आपका आर्थिक क्रिया हो जाएगा। यानी कि जो भी मानव की आवश्यकता है उसे तो मानव संतुष्ट करेगा ही, यानी कि उसको तो फुलफिल करेगा ही। तो उसी के अंतर्गत जो वो सीमित साधन का उपयोग करेगा वही आपका आर्थिक क्रिया हो जाएगा। आय को सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया
क्रियाएं हैं जिससे आय का सृजन होता है। वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं, जैसे कोई लेबर कहीं काम कर रहा है तो उसे रेंट क्या कहते हैं, उसे मिल रहा, किराया मिल रहा है। तो कोई लेबर काम करता है और कहीं कोई डॉक्टर या इंजीनियर अपनी सेवा देता है, उसके बदले उसे वेतन मिलता है। ये सभी प्रकार का जो आय का सृजन करने वाली सभी क्रिया जो होती है वह आर्थिक क्रियाएं हैं, किंतु सभी क्रिया आय को सृजित नहीं करती है। लेकिन आय की जो सृजन करने वाली सभी क्रिया आर्थिक क्रिया है, ठीक है, किंतु सभी क्रिया आय को सृजित नहीं कर सकती है। तो आय की सभी क्रिया के अंतर्गत आय को सृजित नहीं करती है। जैसे कि आप अगर घर में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ कोई आय का सृजन नहीं होगा। अगर यही कार्य आप बाहर में कर रहे हैं तो आपको यहाँ आय का सृजन होगा। तो आय का सृजन करने वाले जितनी भी क्रिया है, सिंपल सा समझिए, वह सभी क्रिया आपका आर्थिक क्रिया हो जाएगा। दो परिभाषा दिया गया है। पहला दिया गया है उस क्रिया आर्थिक क्रिया कहेंगे जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। लेकिन दूसरा बताता है फिर आय का सृजन करने वाले सभी क्रिया आर्थिक क्रिया है। आय का जो भी सृजन करेगा, जो भी क्रिया सृजन करेगा, वह क्रिया आर्थिक क्रिया हो जाएगा। जैसे कोई मजदूर काम करेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई वकील, जहां भी कार्य करेगा उसे वेतन मिलेगा या भाड़ा मिलेगा, किराया मिलेगा, तो वही आपका आय का सृजन करेगा, वो आर्थिक क्रिया हो जाएगा। लेकिन सभी क्रिया यानी सभी क्रिया जो है वह आय का सृजन नहीं करेगा। देखिए, बात करें हम, अगर कोई व्यक्ति घर में काम करता है तो वहाँ आय का सृजन नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का अपना कार्य करेगा तो वहाँ आय का सृजन नहीं होगा। लेकिन जहाँ आय का सृजन होगा वह आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो आर्थिक क्रिया का अब प्रकार होता है, आर्थिक क्रिया का अब प्रकार होता है, यानी आर्थिक क्रिया के प्रकार के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको समझिए, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या होता है समझ गए। तो अब बात करेंगे आर्थिक क्रिया का प्रकार। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार के अंतर्गत आपका आता है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। तो उपभोग के बारे में समझ ही चुके हैं, उत्पादन के बारे में भी समझ चुके हैं, विनिमय के बारे में भी समझ चुके हैं, निवेश के बारे में भी समझ चुके हैं। लेकिन आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं ताकि अच्छी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है समझ चुके हैं, और आर्थिक क्रिया का अब प्रकार पर बात करेंगे। तो इसका पहला आता है आपका उपभोग, फिर उत्पादन, विनिमय, निवेश। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उपभोग एक क्रिया है। सबसे पहला इसमें क्या है, उपभोग। तो उपभोग पर आर्थिक क्रिया का प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है, उपभोग। तो उपभोग पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उपभोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उपभोग से ही आपका सवाल आएगा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत में पहला प्रकार जो है। तो उपभोग क्या है, उपभोग एक क्रिया है। क्या है, उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन दे चुके हैं, इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं, इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। क्या उपभोग जो है एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए सेवा और वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्पादन, सेकंड चीज क्या था, उत्पादन। उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा बनाने को उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकंड चीज आपका इसमें क्या है, उपभोग को जानते हैं, सेकंड चीज आपका है उत्पादन। क्या है, उत्पादन। तो उत्पादन क्या होता है, उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा के बनाने को उत्पादन कहा जाता है। यानी कि जैसे आपको बिस्किट का उदाहरण दिए थे, तो बिस्किट को बनाने को प्रक्रिया क्या कहेंगे, उत्पादन। बिस्कुट को जो बनाएगा, जो बनाने की प्रक्रिया होगी वही आपका उत्पादन होगा। सिंपल सा है। उपभोग करने वाली वस्तु, उपभोग करने वाली वस्तु किसे कहेंगे, जो बिस्किट का हम उपभोग करें, यानी किसी भी प्रकार का वस्तु का जो हम उपयोग यानी खा पी रहे हैं वो हमारा उपभोग करने वाली वस्तु है। और वही वस्तु या सेवा को जो बनाएगा वह उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाता है, उत्पादन कहा जाएगा। जो बनाता है वह उत्पादन कहा जाएगा, यानी उस वस्तु का उत्पादित कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, यानी बिस्किट के जैसे उत्पादन कर रहा है वह आपका उत्पादन हो जाएगा। यानी उपभोग करने वाली वस्तु यानी खाने वाली वस्तु या किसी प्रकार की वस्तु या सेवा बनाने को उत्पादन कहा जाता है। तो आपका उत्पादन का एजेंट, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। क्या उत्पादन के कौन कौन से एजेंट हैं उसको लिखिए। तो उत्पादन के एजेंट में भूमि, यानी किसी प्रकार का उत्पादन या करेगा तो वह फैक्ट्री लगाएगा, तो फैक्ट्री के अंतर्गत उसको पहले भूमि चाहिए, फिर उसमें श्रम यानी व्यक्ति का कार्य करने की श्रम चाहिए, फिर इसको लगाने के लिए पूंजी चाहिए, फिर एक प्रकार का संगठन चाहिए जो मिलकर काम करे, और उद्यमिता का अर्थ होता है यानी कि उत्साहस होना चाहिए कि वह इस उद्योग को लगाए। यानी कि उत्पादन करने के लिए 5 प्रकार की आवश्यकता होती है। पहला भूमि आता है, दूसरा श्रम होगा, तीसरा पूंजी होगा, चौथा संगठन होगा, 5 होगा, 5वां उद्यमिता होगा। यानी कि उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा को बनाने के लिए 5 प्रकार की एजेंट होगी। पहला भूमि, दूसरा श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता। ये 5 को आप लोग VVI के तौर पर जरूर याद रखेंगे। तो आपका यहाँ 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आर्थिक क्रिया प्रकार के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन,
उपभोग क्या है, यानी एक क्रिया जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। और उत्पादन क्या है, क्या उपभोग करने वाली वस्तु या सेवा के बनाने को उत्पादन कहा जाता है। और उत्पादन के 5 एजेंट हैं, भूमि, श्रम पूंजी और उनके बाद संगठन और उद्यमिता। अब बात करेंगे तीसरा, विनिमय। विनिमय क्या होता है, तो चलिए विनिमय पर बात करते हैं, ठीक है। विनिमय के बाद निवेश पर करेंगे, ठीक। तो विनिमय वस्तु कीमत निर्धारण। विनिमय के अंतर्गत सबसे पहला विनिमय क्या होता है, आप लोग समझ चुके हैं, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को प्राप्त करना, वो आपका विनिमय है। तो वस्तु कीमत निर्धारण की प्रक्रिया है कि कंपनी उत्पादों के बदले क्या हासिल करेगी। यानी कि विनिमय आपका जो है, आपका यहाँ 2 प्रकार है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ इसे लिख लेंगे तो कॉपी में लिखने में आसानी हो जाएगा। क्या विनिमय जो आपका है 2 प्रकार से होता है, ठीक है। विनिमय कितना होगा, 2 प्रकार। पहला वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा साधन कीमत निर्धारण। यानी कि कीमत निर्धारण की प्रक्रिया है कि कंपनी उत्पाद के बदले हासिल क्या करेगा। वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत क्या बात होती है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो वह वस्तु का उत्पाद कर रही है और वस्तु को बेच रही है, तो वस्तु को वह बेचने या उत्पाद के बदले वो क्या हासिल करेगा, तो वही आपका वस्तु कीमत निर्धारण। यानी कि वस्तु उत्पाद को जो बेचेगा वह एक कीमत जरूर प्राप्त करेगा, तो वही हो जाएगा आपका वस्तु कीमत निर्धारण। यानी विनिमय का 2 प्रकार, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत यह बात किया जाएगा, क्या कंपनी उत्पाद, यानी कंपनी किसी भी प्रकार के, यानी बिस्किट का ही उत्पादन कर रहा है, तो उसके बदले में क्या प्राप्त करेगी, कीमत, रुपया, पैसा प्राप्त करेगी। यानी कि वो अपने उत्पाद के बदले क्या हासिल करेगी, वह आपका विनिमय के वस्तु कीमत निर्धारण प्रक्रिया के अंतर आ जाएगा। और दूसरा आपका आता है विनिमय के अंतर्गत साधन कीमत निर्धारण। क्या आता है दूसरा, साधन कीमत निर्धारण। यानी कि साधन की सेवा। देखिए साधन क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और साधन है। भूमि, श्रम, पूंजी जो आपका ये साधन है। भूमि क्या है, साधन है। श्रम क्या है, साधन है। पूंजी क्या है, साधन है। तो साधनों की सेवाओं के लिए उनके विक्रेताओं को दी जाने वाली कीमत से है। साधन कीमत निर्धारण क्या है, यानी कि साधन की सेवाओं के लिए उनके विक्रेताओं को दी जाने वाली कीमत से आपका साधन कीमत निर्धारण है। आई होप आपको विनिमय क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। क्या वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण की प्रक्रिया जो दोनों है वही आपका विनिमय है। विनिमय क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपका विनिमय कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग देख ही चुके हैं। तो अब हम लोग 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया पर बात कर चुके हैं, उपभोग, उत्पादन और विनिमय। और चौथा आता है आपका निवेश। और सबसे आपका उत्पादन, जिसमें 5 जो एजेंट था उसे जरूर आप याद रखेंगे। तो चौथा क्या है आपका, निवेश। तो चलिए अब निवेश पर बात करेंगे, ठीक है। निवेश ऐसा वह जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए उसे निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अगर किसी वस्तु का वो फैक्ट्री लगाया, मान के चलिए किसी भी चीज़ का फैक्ट्री लगाया है, तो मान के चलिए आप उदाहरण हम बिस्किट का दे रहे हैं, उदाहरण बिस्किट का ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसा वह जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, यानी कि यहाँ जो आप जब तक पूंजी का निवेश, यानी पूंजी जब तक उसमें लगाएंगे नहीं तब तक वह उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होगा। यानी कि समान स्थिति से कोई भी बिस्किट का उत्पादन हो रहा था, लेकिन इसकी क्षमता में हमको वृद्धि लाना है, यानी कि बिस्किट की क्षमता का उत्पादन में वृद्धि लाना है, तो उसमें रुपया पैसा का खर्च करना ही होगा। जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाएंगे, यानी उत्पादन की क्षमता, यानी कि हम लोग ढेर करना चाहेंगे, यानी कि बहुत विस्तृत प्रकार से करना चाहेंगे, तो उसमें वृद्धि लाने के लिए निवेश करना होगा। यानी कि ऐसा खर्च करना होगा जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, तो वही आपका निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। यानी इसके अंतर्गत, यानी उत्पादन बढ़ाने के अंतर्गत जो हम लोग व्यय करेंगे वही आपका निवेश कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, अर्थात वही आपका निवेश कहलाएगा। ऐसा व्यय जो उत्पादन क्षमता में, सिंपल सा समझिए, ऐसा व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, ऐसा व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, वही आपका निवेश कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चारों आर्थिक क्रिया का जो प्रकार था वह समझ में आ गया होगा। क्या था, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। तो अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रिया। चलिए बात हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेकर चले गए। क्या अर्थशास्त्र के भाग के अंतर्गत आर्थिक क्रिया के उद्देश्य पर 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया के क्या भाग होते हैं, आप समझ गए होंगे। और अब बात करेंगे 1933 में रेगनर फिश ने 2 भागों में जो अर्थशास्त्र को बांटा है, अब उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट उस पर। तो आर्थिक क्रिया के बारे में आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के 2 भाग कौन बांटा है, तो आपको 1933 में कौन बांटा है,
रेगनर फ्रिश बांटा है आपका। कौन बांटा है? तो रेगनर फ्रिश बांटा है। तो सबसे पहला भाग है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छी प्रकार से आप लोगों को याद ही होगा, तो एक बार इसे और यहाँ जान लीजिए कि अर्थशास्त्र का दो भाग है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो आप दोनों को जानने के लिए आपको डिफिनेशन की आवश्यकता होगी। तो डिफिनेशन चलिए बात करेंगे। तो आपको जो वहाँ पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपको इसे नोट के रूप में तैयार कर लेना है, क्योंकि कोई भी सवाल इसमें एग्जाम में पूछ लेगा। क्योंकि इसमें जो लाया गया है पूरा एकदम क्रीम, यानी कि अध्याय का पूरा क्रीम लाया गया है, जो आपको पूछा जाएगा वही आपको यहाँ हम चैप्टर वाइज समझाएंगे। ठीक है, तो बात करें क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र को कितने भागों में हम लोग बांट दिए? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग नहीं, रेगनर फिश ने बांटा था। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। व्यष्टि को आप लोग सूक्ष्म कर सकते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाई का समूह का। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका क्या है? क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है वह व्यक्तिगत स्तर पर बात करेगा, किसी समूह का स्तर बात नहीं, किसी भीड़ या समूह का स्तर पर किसी भी चीज का बात नहीं करेगा। उपभोग का हो या विनिमय हो या वस्तु हो या सेवा हो, ये चारों समझते हैं आप लोग, अभी तुरंत बता है। तो ये चारों प्रकार की सेवा के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल स्तर पर बात करेगा, पर्सनल स्तर पर बात करेगा। यानी कि वो से व्यष्टि यानी व्यक्तिगत व्यक्ति पर्सनल पर बात करेगा, न कि यह पूरा समूह पर बात करेगा। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा है, यानी कि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, वह व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का जो अध्ययन किया जाएगा वही आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र हो। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर इसमें आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाएगा, वह आपका फर्स्ट हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अब बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखिए माइक्रो और माइक्रो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, यहाँ आई है सिर्फ ए है, इसी का अंतर है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में ही जानिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, तो हिंदी में ही आपको पूछा जाएगा कि व्यष्टि क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है या समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ व्यक्तिगत इकाई अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पूरा समूह का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। क्या समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है, तो उसमें व्यक्तिगत स्तर पर कर रहा है, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, समान कीमत स्तर आदि का अध्ययन। देखिए ये सब आपको घबराना नहीं है, क्या राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय बचत क्या है, राष्ट्रीय विनियोग क्या है, कुल रोजगार क्या, इसे सिर्फ अभी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे आपको वहाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है और इससे सवाल ही पूछा जाता है। सिर्फ इतना याद रखेंगे आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का जो है अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के अगर तौर पर बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और राष्ट्रीय विनियोग और कुल रोजगार, कुल उत्पादन, समान कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सा आपको हम डिफिनेशन बता देते हैं और मोटा मोटी तौर पर याद रखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा इसका डिफिनेशन लिखना होगा। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जो आपको पूछा जाएगा इसका अंतर पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का आपको अंतर भी हम वीडियो में लाए हैं, उसे आप लोग MVVI के तौर पर याद कर लें। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार आने की भी संभावना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ क्षेत्र होता है, तो उस पर जूम करके आपको हम पहले बताते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आप बात करेंगे 3 प्रकार का सिद्धांत। पहला सिद्धांत होता है वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। ठीक है, तो वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? मांग का सिद्धांत आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत ये भी आपका चैप्टर में पढ़ाएंगे, और साधन कीमत सिद्धांत मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, और चौथा आपका है आर्थिक कल्याण का उद्देश्य। ये जो आपका 3 प्रकार का है वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत मांग का सिद्धांत, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, और साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत।
यही आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है और इसी का आपको पूरा डिटेल व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि 15 वीडियो में पूरा डिटेल आपका पूरे बुक में इसी का वर्णन किया गया है और इसी को आपको विस्तारित रूप में पढ़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, आर्थिक कल्याण सिद्धांत, यही आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसी को आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत वस्तु कीमत सिद्धांत फर्स्ट, साधन कीमत सिद्धांत, उनके बाद आर्थिक कल्याण सिद्धांत और वस्तु कीमत सिद्धांत के अंतर्गत मांग का सिद्धांत एक चैप्टर मिलेगा, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत इसका भी चैप्टर मिलेगा, मजदूरी का चैप्टर मिलेगा, लगान क्या होता है इसका चैप्टर, ब्याज क्या होता है इसका भी चैप्टर मिलेगा, लाभ क्या होता है इसका भी मिलेगा और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत इसका भी आपको जानकारी मिलेगा। यानी कि पूरे बुक में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो ये क्षेत्र दिया गया है, आपको इसी को ध्यान में रखना है और पूरे अर्थशास्त्र को आपको इसी में हम पढ़ाएंगे। माइक्रो 15 लेक्चर में आपको यही होगा। लेकिन ये आपका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो अलग है, तो उस पर हम लोग जब समष्टि पर चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ समष्टि का आप लोग डिफिनेशन जान लिए वो बहुत हो गया। लेकिन 15 लेक्चर जो भी हमारा चलेगा वो व्यष्टि पर ही होगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे क्या यही आपका 15 लेक्चर में चलेगा। और सबसे पहले हम लोग माइक्रो यानी कि व्यष्टि पर ही बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो इसको आप लोग वहाँ जूम करके लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का 2 भाग, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्या भाग है उसे देख लिए और अर्थशास्त्र का 2 भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पर भी चर्चा कर लिए। दोनों आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये दोनों सवाल जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में, और पूछा भी जाएगा, तो यही पूछा जाएगा क्या ये दोनों में अंतर क्या है। तो VVI के तौर पर आप लोग इसे याद रखेंगे, यानी कि MVVI यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर ये सवाल को याद रखेंगे क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ये आपका आज अंतिम हो जाएगा, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है। उनके बाद ऑब्जेक्टिव आपको देखना है क्या इस चैप्टर से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उनके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात जानिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जो आपको अंतर पूछा जाएगा वो आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र को आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे 8 क्यों लिख के लाए हैं सर, तो 8 इसलिए लिख के लाए हैं कि आपको अगर 5-6 को मन होगा तो उतार लीजिए, और अगर 5-6 को पढ़ते हैं तो आपको वहाँ 2-3 आराम से याद हो रहेगा, तो आराम से उसे लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग इसे 8 को उतारेंगे और पढ़ते रहेंगे, और 2-3 तो वहाँ आराम से याद रह जाएगा, तो आराम से इसे लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। बहुत ही VVI सवाल है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, अर्थव्यवस्था का एक अंग का अध्ययन करता है। आप लोग को स्पष्ट दिखाई देता होगा, आई होप। अगर नहीं दिखाई देता होगा तो आप लोग इसका PDF जो मिलेगा वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। क्या करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। आप लोगों को डिफिनेशन ही बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयां जैसी व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका क्या करता है, छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाई जैसे एक व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो व्यक्तिगत स्तर पर एक परिवार, यानी व्यक्तिगत स्तर जब होगा एक परिवार होगा, फर्म होगा, उद्योग आदि का अध्ययन करेगा। वहीं इसका विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन करेगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र आपका परिवार के स्तर पर नहीं करेगा, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन स्तर पर करेगा, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन आदि पर अध्ययन करेगा, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र, योग यानी कि जोड़ करने की क्रिया है। समष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन व रोजगार का निर्धारण है। इसकी केंद्रीय समस्या क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र, कीमत निर्धारण। वही समष्टि अर्थशास्त्र का उत्पादन
वह रोजगार निर्धारण है। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित, यह किस मान्यता पर आधारित है? तो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर। यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। सिंपल सा अंतर है, आप लोग को एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, जरूर इसे एक दो बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यह अपूर्ण रोजगार मान्यता पर आधारित है। इसके तथ्य ठीक होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है वो पूरे समाज के लिए भी ठीक हो, क्योंकि इसका तथ्य जो ठीक हो वो व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन कर रहा है तो व्यक्तिगत स्तर पर ही उसका तथ्य ठीक होगा, लेकिन यह बात नहीं है वो पूरे समाज के लिए इनका जो तथ्य होगा वह ठीक होगा। परंतु इसका तथ्य जो है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सोच रखता है। इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है। इसका विश्लेषण क्या होता है? अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाएगा तो सरल होगा, लेकिन इसका विश्लेषण जो होता है वो जटिल होता है। इसका पीछे कारण क्या है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसमें विश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसका अध्ययन जो होता है अत्यंत जटिल होता है। इसका मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है, यानी कि इसका मुख्य उपकरण क्या है? जो मान के चलिए इसका मुख्य उपकरण क्या बता रहा है? मांग और पूर्ति, यानी कि जो मांग होगा, यानी कि जो परिवार की मांग है उसे पूर्ति करेगा, यही इसका मुख्य उपकरण हो जाएगा। लेकिन इसका अगर मुख्य उपकरण बात करेंगे, इसका मुख्य उपकरण के अंतर्गत समग्र मांग, एक ही चीज अंतर है, इसमें समग्र आ जाता है, ठीक है, संपूर्ण आ जाता है, यानी कि संपूर्ण मांग एवं समग्र पूर्ति पर निर्भर करेगा। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किस चीज की मांग है और किस चीज की पूर्ति करना है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करेगा। आई होप आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे जरूर आप लोग कंप्लीट रखेंगे, तो इसे आप लोगों को PDF जब मिलेगा तो अच्छी प्रकार से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ बात कर चुके हैं, हम लोग आज क्या अर्थशास्त्र क्या होता है सबसे पहले बात किए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषा कौन कौन से अर्थशास्त्री कौन कौन सा दिया, और अर्थशास्त्र के भाग के अंतर आर्थिक क्रिया आया, आर्थिक क्रिया पढ़े, आर्थिक क्रिया के प्रकार पढ़ लिए, और इनके बाद व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देके उनके बाद हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बात किए। अब आपको हम ऑब्जेक्टिव पर इसका आएंगे, ठीक है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। तो जितना पढ़ाए हैं उसी में से आपका ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप लोग चलिए इसका बताएंगे। क्या आप लोगों को यहाँ हम 19 से 20 सवाल लाए हैं, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कितना सवाल आप लोग हल कर लिए थे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? व्यष्टिक अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है? व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे चर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सोचिए क्या है। तो इसका आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित क्या होता है, आपको क्या बताए, व्यक्तिगत स्तर पर इस पर अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाई भी होगा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होगा, छोटा छोटा चर होगा, अर्थात इसका जो आपका आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों आपका सभी यह व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, अर्थात उपभोक्ता, अगर किसी उपभोक्ता का व्यवहार है वह अध्ययन किया जाएगा, वह आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाएगा। अब बात करेंगे थर्ड सवाल कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, राष्ट्रीय आय का, आर्थिक समग्र का, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बताया कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक समग्र ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अर्थात हमारा यहाँ सवाल क्या है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो आपका व्यक्तिगत इकाई जो है इसका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा सवाल, ठीक है। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहता है। और कक्षा 12 से संबंधित और सब सब्जेक्ट का वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके थोड़ी देर के बाद आपको हम टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग उसे देखकर जरूर ही लिख लेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी। सिंपल सा क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या बताए आपको? संपूर्ण पूर्ण
कुल राष्ट्रीय आय, तो आपको अभी तुरंत हम डिफिनेशन दे, राष्ट्रीय आय को भी सम्मिलित किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, संपूर्ण अर्थात पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, और चौथा है आपका उपयुक्त सही, अर्थात उपयुक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, तीनों का हम लोग इसको शामिल करते हैं। अब बात करेंगे पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं आपको अभी तुरंत बताए हैं, तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, कुल उत्पादन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। ये सभी का आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्पादन के निम्न में से कौन कौन से साधन, आपको हम तुरंत ही बता दिया, आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, क्या उत्पादन के निम्न में से कौन कौन सा साधन है? तो 5 साधन आपको बताए थे, इनमें से पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन कौन सा उत्पादन का साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। ये आपका कई बार ये सब पूछा गया है एग्जाम में, इसे जरूर प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न पत्र है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और उनके बाद आता है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज जो है जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी, कौन सा है? अरबी, ग्रीक, जर्मन या अंग्रेजी? तो माइक्रोज जो आपका शब्द है वह आपका ग्रीक है। कौन सा शब्द है? ग्रीक है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां सवाल पर बात करेंगे, आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में व्यष्टि और समष्टि पर किसने विभाजित किया? पहला मार्शल, रिकॉर्डर, रेगनर, फ्रिस। तो आप लोग सिंपल सा आंसर, रेगनर, फ्रिस अर्थशास्त्र को 2 भागों में इसी ने बांटा था। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? हिग्स, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जे.के. मेहता। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबिन्स। क्या करेक्ट आंसर है? रॉबिन्स। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थशास्त्र चयन का अर्थशास्त्र कहा है, यानी कि किसने कहा है? अर्थशास्त्र को चयन का अर्थशास्त्र कहा है, किसने कहा है? हिग्स, किन्स, रॉबिन्स, मार्शल। अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है, तो किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी करेक्ट आंसर आपका रॉबिन्स होगा। इसने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा है, तर्कशास्त्र कहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? और सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत और सीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रिया और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों आपको कल जब हमारा दूसरा लेक्चर होगा उसमें समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के अध्ययन में सामग्री अंतर्गत ये दोनों आपका शामिल रहेगा, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? ये सवाल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो JB.C या माल्थस, एडम स्मिथ या रॉबिन्स, ये चारों में से अर्थशास्त्र का जनक कौन था? तो इसका सवाल जानते होंगे, आंसर क्या है? तो एडम स्मिथ। नेक्स्ट बात करेंगे 13वां नंबर सवाल क्या हम लोगों का, कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तुरंत ही आप लोगों को हम बताएं कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है, तो उस पर बात करते हैं। तो एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल्सन। आप लोगों को याद होगा क्या अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी जो परिभाषा दिया था वह आपका दिया था मार्शल। 14वां नंबर सवाल पर बात करेंगे, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला है? मार्शल, रॉबिन्स, रेगनर, फ्रिस, एडम स्मिथ। सबसे पहले माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? मार्शल, बोल्डिंग, केन या रेगनर फ्रिस। तो इसको कौन बांटा था? रेगनर फ्रिस बांटा था। तो इसका प्रयोग कौन करेगा? तो यही करेगा, अर्थात रेगनर फ्रिस आपका सही आंसर होगा 14 नंबर सवाल का। नेक्स्ट बात करेंगे, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मानव कल्याण का विज्ञान का भी संबंधी आप लोग परिभाषा देखें तो मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा अर्थशास्त्र को बताया है? ए मार्शल या पॉल सैमुअल्सन, J.S. मिल या एडम स्मिथ। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आपका मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है?
मुद्रा, भूमि, श्रम, पूंजी। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? मुद्रा जो है, यहाँ आपका मुद्रा होगा, ठीक है। मुद्रा जो है आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे 17 नंबर सवाल पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको व्यक्तिगत स्तर पर जितना भी चीज़ आएगा वह सभी का अध्ययन किया जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु का अध्ययन किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत या समष्टि अर्थशास्त्र, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, यानी कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु का अध्ययन किन किन शाखाओं के बीच किया जाता है, यानी अर्थशास्त्र का विषय वस्तु जो है दोनों के अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि और समष्टि दोनों के अंतर्गत आपका अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त में दोनों यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर सवाल पर, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से कौन अर्थशास्त्री कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो इससे क्वेश्चन को 80 प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े हुए मार देंगे, क्या कल्याणवादी पढ़ेंगे मार देंगे, टिक आउट कर देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, क्या निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबीसी, मार्शल, पिगू या केनन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेबीसी। क्या हो जाएगा? जेबीसी, अर्थात ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? यानी कि अर्थशास्त्र को किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो होता है कभी वास्तविक विज्ञान हो जाता है तो कभी आदर्श विज्ञान? तो मार्शल, एडम स्मिथ, ब्रैडमैन, फ्रेडमैन, इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो आप लोग बताएंगे। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है फ्रेडमैन। इसी ने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो और कभी आदर्श विज्ञान। आई होप आपका आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो पर कमेंट और वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आज का सेशन को आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात और फिर से बता देते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।